irreversible process. You have to compare the pressure applied, external pressure applied. देखिए यहाँ पे कोई गैस है, गैस पी आई वी आई प्रेशर और वॉल्यूम पे है, उसके ऊपर प्रेशर लग रही है कौन सी, ए ब्लॉक का लग रहा है, बी ब्लॉक का लग रहा है, प्लस मास के कारण तो लग ही रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो अप्लाइंग द प्रेशर एंड द इफ द पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम, पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, मूवेबल पिस्टन है, मासलेस पिस्टन है, पिस्टन अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, इनसाइड प्रेशर शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसा सिचुएशन, हमने एक ब्लॉक बी को हटा दिया, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर, एक्सटर्नली प्रेशर क्या हो गई, कम हो गई। तो प्रेशर कम हो गया तो डेफिनेटली द सिस्टम विल ट्राई टू एक्सपैंड, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है तो अंदर का प्रेशर भी कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। इन दिस सिचुएशन definitely vi is what, less than vf, and pf is less than what, pf is less than pf। या अगर आप pf दोनों तरफ आई ही लिखना चाहते हो तो pi is more than pf। कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं और पीएफ रीच करना चाहते हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो फाइनल प्रेशर से कम या इक्वल होगा। खुद सोचो, बाहर का प्रेशर अगर पीएफ है तभी तो ये प्रेशर इक्वल होगा, पर अगर बाहर का प्रेशर पीएफ से ज्यादा है तो अंदर का प्रेशर भी तो पीएफ से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो पाएगा ना। आर यू गेटिंग इट? बोलो, हेलो, am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. I'm asking what, I want to reach from pi to pf, and pf is what, smaller value, so definitely you have to decrease the pressure externally, बाहर का प्रेशर कम करूंगा, बाहर का प्रेशर कम करूंगा, लेकिन मान लो मैंने कम किया बाहर का प्रेशर कम किया, बट बाहर का प्रेशर मैंने एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रही है, एक्सटर्नल जो लग रही है दैट इज मोर देन पीएफ बट लेस देन पीआई, पीआई से तो कम हो गया, पहले पीआई था तो ज्यादा प्रेशर थी, पर पी एक्सटर्नल क्या है, पीएफ से ज्यादा, तो अंदर का प्रेशर पीएफ कभी भी हो पाएगा क्या, बताइए। बाहर का प्रेशर अगर पीएफ है तो अंदर का प्रेशर कभी भी पीएफ हो पाएगा क्या? नहीं समझ रहे हैं, राजेश समझ में नहीं आया क्या? सर आया। अरे तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन का आंसर तो दो यार, 2 साल होने वाले हैं पढ़ाई के, पर क्वेश्चन का आंसर देने में लोगों को पता नहीं क्या शर्म आती है। बाहर का प्रेशर अगर पीएफ से ज्यादा होगा तो अंदर का प्रेशर पीएफ हो पाएगा क्या? ज्यादा फोर्स लगा के रखे हैं आप अगर पिस्टन के ऊपर, तो अंदर का प्रेशर कम हो पाएगा क्या? नहीं सर। तो बाहर का प्रेशर अगर पीएफ बना दिया मैंने तो अंदर का प्रेशर तो पीएफ हो जाएगा। अब समझना ये है कि अगर बाहर का प्रेशर मैं पीएफ से भी कम कर दिया, बाहर का प्रेशर को पीएफ से भी कम कर दिया तो अंदर का प्रेशर भी पीएफ से कम हो जाएगा। हाँ सर। बट पीआई से अंदर का प्रेशर पीएफ से कम हो गया, बट इट विल क्रॉस दैट पीएफ, पीएफ तो क्रॉस करेगा ना, और भी कम हो जाएगा, पर पीएफ तो रीच करेगा। यस सर। इट मींस if I put external pressure which is less than equal to what, pf जो मुझे चाहिए, pf से अगर कम चाहिए p external, तभी अब मेरा एक्सपेंशन हो सकता है। अगर बाहर का प्रेशर pf का इक्वल हो, बाहर का प्रेशर अगर pf के इक्वल हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम, और बाहर का प्रेशर अगर pf से कम हो तो क्या बोल देंगे उसको, नॉट इक्विलिब्रियम। फाइनल स्टेट तो होगा इक्विलिब्रियम एंड फाइनल स्टेट, बट अगर एक्सटर्नल प्रेशर पीएफ से कम हो जाए, मतलब एक्सपेक्टेड प्रेशर से और कम कर दें हम, तो डेफिनेटली अंदर का प्रेशर तो पीएफ हो ही सकता है, बट उससे कम भी हो सकता है।
बट अगर ज्यादा होगा तो ये सिचुएशन कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे। नाउ लर्निंग क्या है, बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम वाला, वी आर लर्निंग पार्ट इक्विलिब्रियम वाला। पी एक्सटर्नल लिया, पी एक्सटर्नल क्या है, पी एफ, डेल्टा भी क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई। तो दिस एक्सप्रेशन अगर आप देखें, अगर मैं वर्क डन का मैग्नीट्यूड लूं तो सिंपली क्या होगा, पी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई आएगा, पी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई आएगा। कैन आई कंसिडर दिस एज अ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही है। यस सर। इरिवर्सिबल प्रोसेस का राजेश, नमन, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मैं वर्क डन को प्लॉट करूंगा पहले। इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितने पॉइंट हैं, सिर्फ पी आई पी एफ वी आई पी एफ, दो ही पॉइंट है ना, ग्राफ तो नहीं बना सकता। फिर भी अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो पहले मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा इरिवर्सिबल का, फिर इस वर्क डन का जो एरिया मिलेगा उस एरिया को प्लॉट करनी पड़ेगी, और प्लॉट करने के बाद ग्राफ बनाएंगे। रिवर्सिबल में क्या है, ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे फिजिक्स में आपने सारे रिवर्सिबल ही पढ़े हैं, तो जो भी एरिया अंडर पीवी कर्व होगा वो किसका होगा, रिवर्सिबल का होगा। तो रिवर्सिबल के केस में अगर वर्क डन निकालना है मुझे ग्राफ से, तो ग्राफ दिया रहेगा एरिया अंडर पीवी कर्व। बट अगर रिवर्सिबल का निकालना मुझे ग्राफ बनाना है तो पहले मुझे वर्क डन निकालनी पड़ेगी, वर्क डन को लेंथ इनटू ब्रेड्थ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के फॉर्म में लिखने के बाद या समेशन ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगर मल्टी स्टेप हुआ तो विल डिस्कस दैट आल्सो। फिर उस एरिया को दिखानी पड़ेगी, शेड करनी पड़ेगी, और शेड करने के बाद हम ग्राफ के बाद कर पाएंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे रीच कर रहे हैं, पी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, हमने दोनों पॉइंट को पुट कर दिए, पी आई वी आई एन, पी एफ वी एफ। पी एफ ये लेंथ क्या है पी एफ, और ये लेंथ क्या है वी एफ माइनस वी आई, यही शेडेड एरिया ही होगा ना वर्क डन का मैग्नीट्यूड, बताइए। यस सर। अब इस शेडेड एरिया को ग्राफ, अगर अब मैं शेड कर दिया एरिया, अब एरिया अंडर पीवी कर्व क्या होती है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड, एरिया मिल गया मुझे, मैग्नीट्यूड मिल गया मुझे। अब इससे मैं अगर ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, नहीं। ऐसा प्लॉट करूंगा तो एरिया बढ़ जाएगा ना, यस सर। ये ग्राफ तो हो नहीं सकता। अगर मैंने ग्राफ ऐसा प्लॉट करूं तो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ, नो वर्क डन। और मुझे ये चाहिए तो कैसे करूं कन्वर्ट, तो पहले प्रेशर को क्या कर दिया मैंने, पीआई से क्या बना दिया, पीएफ। जब इनिशियल सिचुएशन था बेटा तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, पीआई इक्वल टू पी एक्स एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल प्रेशर मैंने क्या कर दिया, पीएफ कर दिया, तो पीआई को पीएफ बना दिया, पीआई को पीएफ बना दिया, और जैसे ही पीएफ बना व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम, इंक्रीजेस। तो प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल। यही हमारा ग्राफ हो गया। ऐसे नहीं ग्राफ बनाएंगे, आप बोलेंगे सर ऐसा ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है, पहले आपने वॉल्यूम बढ़ाया फिर प्रेशर कम हुआ ना, ऐसा हुआ ना। हाँ सर। और ये तो लॉजिकली गलत है। ऐसा होगा क्या कि पहले ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा फिर पत्थर हटेगी, नहीं। जब बिल्कुल लॉजिकल है, पत्थर हटाएंगे तो प्रेशर कम होगी ना, फिर एक्सपेंशन होगा। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना, यस सर। पहले वॉल्यूम बढ़ जाएगा फिर पत्थर हटेगा, नॉट पॉसिबल। एनी डाउट? नो सर। कैन यू डू द सेम काइंड ऑफ ग्राफ, ये आपके सामने रखा हुआ है। तो अब यहाँ लिखना हाउ टू प्लॉट, डाल दो हेडिंग, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए हमने एक्सपेंशन का बताया, ट्राई टू डू विद द कंप्रेशन, ट्राई टू शो द ग्राफ। अगेन पहले आप डायग्राम बनाएंगे, फिर दो पॉइंट लिखेंगे, पी एक्सटर्नल का क्या कंडीशन होगा, फिर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेंगे, उसका हम लोग वर्क डन निकालेंगे, उसका हम लोग वर्क डन निकालेंगे, फिर एरिया शेड करेंगे, शेड करने के बाद हम लोग ग्राफ का एरो बनाएंगे। एनी डाउट? नो सर। बनाइए फटाक से बनाइए, 1 मिनट में बन जाएगा, ज्यादा लिखिएगा मत, लिख लीजिए, लिख ही लीजिए, ये इसके लिए छोड़ दीजिए, आप कॉम्प्रेशन का ट्राई करिए। सब वन टाइमर है, कल भी अपनी क्लास है ना,
हाँ सर। यस सर। कल देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। मैंने फिर से रिपीट कर दिया, मंडे को 7:30 to 9 जो भी केवीआई दे रहे हैं वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन 7:30 to 9। सर ओके मंडे को सर। कोई टेस्ट नहीं है ना? मंडे को कोई एग्जाम नहीं है नो ना? सर। नो सर। ठीक है, नो। ठीक है। ट्यूसडे को और मंडे को देखेंगे इलेक्ट्रो हम लोग कितना खींच पाते हैं, तो आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। इलेक्ट्रो ही तो बचा है। सर हाँ सर। सर जो केवीपीवाई नहीं दे रहे वो भी आ सकते हैं? हाँ मर्जी है आपकी, हम कुछ मना थोड़ी करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या बेटा स्ट्रेंथ 100 का ही है, तो दो बैच अगर मर्ज हुआ तो थर्ड बैच मर्ज नहीं हो पाएगी ना। ओके सर। बर्डन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा फिर से, मैं कोई दिक्कत नहीं है। बर्डन मत लो नमन। इनफैक्ट आई विल टेल यू, जो केवीआई नहीं दिए हैं मैं मना नहीं कर रहा, मैंने नेवर से दैट कि नहीं पढ़ाऊंगा, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से पढ़ाऊंगा ही आपके बैच में। तो विद इन अ वीक अगर आप पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लें, ऑर्गेनिक को रिवाइज कर लें, एक वीक मिला है ऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक के नोट्स को रिवाइज कर लें, बहुत बड़ी बात होगी। ओके सर। तो मेरा सजेशन होगा, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो सिलेबस कंप्लीशन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेबस को अच्छे से पढ़ के थोड़ा डिले भी हो, इन सब आता है हमें, तब हम उसको कंप्लीट बोलेंगे। फिर एक मिनट, एक पता नहीं कौन सा app ग्राफ प्लॉट हुआ। सर बस एरो से चेंज होंगे ना, पहले वीएफ से यही तो वीआई बाद। सोचना है तो यही लापरवाही ही है। मैंने कहा कि पहले वर्क डन निकालिए, वर्क डन। अच्छा पॉइंट चेंज होगी नहीं बताइए, पॉइंट कहाँ से स्टार्ट, पीआई वीआई कहाँ पे होगी? कंप्रेशन में पीआई वीआई कहाँ पे होगी बताइए, फटाक से बोलो ना, टाइम क्यों ले रहे हो? कंप्रेशन होगी तो वॉल्यूम कम होगी ना, हाँ, पीआई वीआई का पोजीशन कौन सा हो जाएगा? पीएफ वीएफ का पोजीशन। और पीआई वीआई का पोजीशन पीआई वीआई। तो पहले वो करिए, वर्कडन निकालिए, वर्कडन को प्लॉट शेड करिए, शेड के बाद आपको समझ में आएगी ग्राफ क्या होगा। ओके सर। अगर ग्राफ ऐसा ऐसा है बेटा, तो एरिया अंडर कर्व इसी के अंदर आएगी ना। ग्राफ ऐसा ऐसा है, एरिया अंडर कर्व पूरा आएगा ऐसा ऐसा। आर गेटिंग इट? यस सर। ग्राफ गलत हो ही नहीं सकता, जो मैंने स्टेप किया है। गलत हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने ढंग से सुना नहीं। मैंने कहा पहले पॉइंट डिनोट करो, फिर वर्क डन निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, शेड करो, फिर ग्राफ का एरो बनाओ। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। और आपसे गलती नहीं होगी, कंफर्म है। अब ये पहले कभी किया नहीं आपने, आज आज नया करेंगे, तो आप डेफिनेटली कुछ खुद से अप्रोच करेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए।
हो गया? अच्छा एक बात बताओ, अगर रिवर्सल प्रोसेस होता बेटा तो ग्राफ क्या होता? कर्व होता, यस सर। ऐसा कर्व हो जाता। और अगर मैं कॉम्प्रेशन भी करता तब भी ऐसा ही कर्व होता। होता कि नहीं बताइए? हाँ कर्व सर। ही होता है ना। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल आइसोथर्मल, नॉट ओनली आइसोथर्मल, कोई भी अगर मैं देखूं तब भी वही ग्राफ होने वाली है। ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, ग्राफ क्या था? ऐसा। यही था ना? यस सर। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा? एक ही जगह प्लॉट करेंगे तो दिखेगा किसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन? बोलो। रिवर्सिबल का। किसका हाँ एरिया अंडर कर्व कम है? इररिवर्सिबल का। ये है ना, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही रिवर्सिबल का था। तो W रिवर्सिबल मैग्नीट्यूड इज मोर देन W इररिवर्सिबल। सिंस इट इज एक्सपेंशन तो नेगेटिव होगी दोनों की साइन। अगर मैं विद साइन की बात करूं तो रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है पर साइन नेगेटिव है, रिवर्सिबल इज लेस देन व्हाट? W इररिवर्सिबल। नाउ W क्या रिप्रेजेंट करता था? वर्क डन ऑन। और माइनस W क्या करता था रिप्रेजेंट केमिस्ट्री में? बाय, बाय सिस्टम, ये है ना, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। यस सर। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्सपेंशन मतलब बाय सिस्टम, माइनस W रिवर्सिबल का वैल्यू माइनस W इरिवर्सिबल से क्या है? ज्यादा। तो हम कैसा प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश करेंगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इसमें काम ज्यादा मिले या इसमें काम कम मिले? ज्यादा मिले। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमने ये एक्सपेंशन के लिए किया। ग्राफ क्लियर है सबको? एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब अज्यूम करना बेटा, एक ब्लॉक हटाया तो प्रेशर कम हुई, वॉल्यूम बढ़ा। एक और ब्लॉक हटाऊंगा तो प्रेशर कम होगी और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, ऐसा। हाँ सर। फिर प्रेशर कम हुआ तो फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा। यस सर। तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? मतलब कितने वर्क डन करोगे? एक वर्क डन ये वाला होगा और एक वर्क डन ये वाला होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अगर सिंगल स्टेप में करते तो डायरेक्टली यहां से यहां लाते। अगर एक ही एक दोनों एक साथ हटा देते, मान लो दोनों एक साथ हटा देते तो ऐसा मिलता। हाँ सर। तो अगर हमने एक पहले हटाया, फिर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, फिर हटाया, फिर तो किसका एजेंट का ज्यादा मिलेगा? दो स्टेप का या सिंगल स्टेप का? 2 स्टेप का। दो स्टेप का। तो तीन स्टेप में क्या मिलेंगे? और ज्यादा। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी को तो क्या होगा? ग्राफ क्या बन जाएगी? ऐसा 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 होगा ना। यस सर। क्या बन जाएगा? रिवर्सल का ग्राफ। So when the number of steps increases, hello, the number of steps increases, it, it will tend towards what? Reversal process. Any doubt? नो सर। और नो रिवर्सल सर। ग्राफ कैसा था? रिवर्सल ग्राफ क्या था? ऐसा कर्व था। यस सर। जब भी यस। इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट की बात करेंगे वो हमेशा उस ग्राफ पे मीट करेगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर डायरेक्टली ऐसा ले आता तो कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होते? 2। तो अगर दो स्टेप में किया हो तो कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होते? तीन। 3। तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेप प्लस वन हो जाएगी, सिंपल। यस सर। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अच्छा, गैप बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर सिंगल स्टेप होगा तो ये पूरा गैप है, डिफरेंस है दोनों का, एरिया हाँ अंडर सर। कर्व। तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे
देखो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर बोलो बढ़ते हैं तो डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होगा? कम। डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? बताइए। हाँ सर। तो वही हमने यहाँ पे दिखाया आपको। अब कॉम्प्रेशन में एक प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ गई ना, पहले से ज्यादा हो गई ना प्रेशर, गेटिंग इट। वर्क डन क्या होगा? पहले कंडीशन क्या हो जाएगी? पी एक्सटर्नल, जैसे वहां पे कंडीशन क्या था? पी एक्सटर्नल लेस देन था ना, यहाँ पे क्या होगा? पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी एफ। बट फॉर इक्विलिब्रियम क्या लोगे? इक्वल ले लोगे। यस सर। फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करनी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स लिखना है, तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी एफ ले लेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन क्या लिखोगे? पी एफ इंटू, इफ पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी एफ तो वर्क डन क्या लिखेंगे? माइनस पी एफ वी एफ माइनस वी आई। तो पी एफ कहाँ है? ये पी एफ है ना, बताइए। यस सर। और वी एफ माइनस कौन सा है? ये है वी एफ माइनस वी आई का मैग्नीट्यूड। तो पी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई जो एरिया बनेगा वो ये एरिया बनेगा ना कि ये एरिया बनेगा। बोलिए। बताइए, क्लियर है कि नहीं? बताइए। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऐसे जाऊंगा तो जो एरिया शेडेड है वो मिलेगा, तो ऐसे जाऊंगा तो जो एरिया शेडेड है वो मिलेगा। हमें जो वर्क डन चाहिए उसका जो शेडेड एरिया है वो पाने के लिए ग्राफ में ऐसे ऊपर जाऊं, इनिशियल से फाइनल जाऊं, या ऐसे जाऊं? सेकंड वन। अपर वन या सेकंड वन? हम्म। यस सर। और मैंने आपको लॉजिक भी हिंट दे दिया था कि पहले प्रेशर चेंज करेंगे। तो पहले हमने प्रेशर क्या कर दी? पीआई से पहले क्या बना दिया? पीएफ। एफ। तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम। तो दिस शुड बी द ग्राफ फॉर। अगर दो स्टेप में हो रहा है राजेश, तो बताओ, तो पहले प्रेशर बढ़ाओगे फिर वॉल्यूम कम होगा। यस हेलो। सर। फिर प्रेशर बढ़ाओगे फिर वॉल्यूम कम होगा। हाँ सर। तो जो शेडेड एरिया वो ज्यादा है या कम है? कम में। कम हो गया। लेकिन अगर रिवर्सल फॉलो करते हो तो ऐसा रहता ग्राफ। हाँ। तो फिर से नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल व्हाट? डिक्रीज। यस सर। एनी डाउट? नो सर। फिर से यहाँ पे किसका एरिया ज्यादा है बताइए? अगर मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों को एक साथ प्लॉट करूं, किसका ज्यादा है? ये एरो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, हाँ इरिवर्सिबल। तो डब्लू इरिवर्सिबल का वैल्यू डब्लू रिवर्सिबल से ज्यादा, पर दोनों का साइन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रेशन है। कॉम्प्रेशन में डब्लू रिवर्सिबल क्या होगी? पॉजिटिव। डब्लू की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया फिर से? डब्लू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्लू इरिवर्सिबल। ऊपर क्या रिजल्ट आया था? डब्लू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्लू इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, पर विद साइन क्या होगा हमेशा? डब्लू रिवर्सिबल विद लेस देन डब्लू इरिवर्सिबल। एनी डाउट? नो सर। अब कुछ लिखा है पीवी ग्राफ बनाइए दो स्टेप रिवर्सल एक्सपेंशन के लिए। तो ये तो हो गया रिवर्सल का ग्राफ। कितने क्लियर पॉइंट्स होंगे? 3। ऐसा हो गया। मल्टी स्टेप करने बोलूंगा तो क्या करोगे? ऐसे सीढ़ियां बना दोगे, है कि नहीं? हाँ सर। बस वही कर दिया मैंने। 2 स्टेप्स रिवर्सल कंप्रेशन। अगर एक स्टेप होता तो ऐसा रहता ग्राफ, यस सर। और 2 स्टेप है तो पहले ही थोड़ा प्रेशर बढ़ाया, कम किया, सॉरी बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गई, फिर बढ़ाया फिर कम हो गई। मल्टी स्टेप रहता तो क्या होता? जैसे सीढ़ियां, एक्सपेंशन में ग्राफ कर्व के नीचे सीढ़ियां, कंप्रेशन में ग्राफ के पर। ऊपर सीढ़ियां, है ना? ये लिख ही सकते हैं, बड़ा प्यारा सेंटेंस निकल गया आज।
एक्सपेंशन में इरिवर्सिबल का के लिए ग्राफ के नीचे सीढ़ियां, कंप्रेशन में ऊपर सीढ़ियां। मैंने पढ़ा दिया था आपको। और देखो टीएफ, टीएफ आपको मैंने कहा था कि पढ़ना है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस टीएफ रिवर्सिबल इज लेस देन टीएफ इरिवर्सिबल फॉर सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। सर क्या मतलब हुआ? डिफरेंस क्या होगी? सेम, सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब पहले 2 लीटर था, बाद में 10 लीटर हो गया, तो दोनों का 10 लीटर हो गया, स्टार्टिंग विद सेम इनिशियल स्टेट। की प्रूव करने की कोशिश करिए, अभी तक का पढ़ाया हुआ। हाँ, आज का सबसे बड़ा रिजल्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमने क्या प्रूव किया? यूज कर सकते हैं हम किसी के लिए भी, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज, बोलो। लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल। एक्चुअली आइसोथर्मल के लिए प्रूव करते हैं और वहीं यहीं पे यूज करना चाहिए, पर लोग दूसरे प्रोसेस के भी यूज कर लेते हैं, काम चल जाता है, तो मोर और लेस काम चल जाता है, दिक्कत नहीं आती। ट्राई टू प्रूव दिस कि टीएफ रिवर्सिबल। क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन है। हो गया राजेश? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट, जो ऊपर हमने आपको जस्ट लिखने के लिए कहा ना, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल, वही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। एक मिनट करिए आपको। हुआ राजेश? नमन, सर वर्क डन का फॉर्मूला लिख के करने का है, माइनस एन आर देखो डेल्टा देखो टी। ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज तुम्हें प्रूफ करनी है, पर तुम्हें क्या करना है वो तुम पूछ क्यों रहे हो? जस्ट थिंक ओवर इट ना, कि क्या अप्लाई करेंगे। और जो तुमने अभी फॉर्मूला बोलने जा रहे थे वो भी गलत बोल रहे थे, वो आइसोथर्मल के लिए होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। हाँ सर, आइसोथर्मल के लिए होता है। फिर तो बताओ, रिवाइज नहीं कर रहे हो नोट्स को? मैं कोई सॉल्विंग के लिए नहीं दिया मैंने आपको होमवर्क, सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। जब 5-6 पेज नोट्स रिवाइज करके क्लास में आने के पहले क्या दिक्कत है, जरा बताओ, मुझे समझ में ये नहीं आता। उसमें आधे ग्राफ लिखे हुए, आधे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक बेटा? तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल, जो भी हमने किया। मैंने कहा कि आइसोथर्मल के लिए हमने डिराइव किया, बट ट्राई टू यूज इट फॉर द डिफरेंट प्रोसेस। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या हो गया? एन सी डेल्टा टी रिवर्सिबल लेस देन एन सी डेल्टा टी इरिवर्सिबल। अब इनिशियल स्टेट सबकी सेम है, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक प्रोसेस है, एन सी वी डेल्टा टी रिवर्सिबल, एन सी वी डेल्टा टी इरिवर्सिबल।
एन से बी कैंसिल, तो डेल्टा टी रिवर्सिबल शुड बी डेल्टा टी इरिवर्सिबल। रिवाइज किया है राजेश ने? बताओ, सच बताओ। नो सर। तो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीरियसली नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने से टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा? हम आज तक आपको यही तो सिखाते आए हैं, टीएफ इरिवर्सिबल माइनस टीएफ। इट्स अ बिग टॉपिक, अगर लिख के क्लास में करेंगे तो इट विल टेक टाइम, बट वी आर ट्राइंग टू हेल्प अस बाय रीडिंग ऑन द नोट्स। पर आपको रीड तो कर ही सकते हैं घर पे, कितना टाइम लगेगा रीड करने में? इरिवर्सिबल। तो ये जो इनिशियल वैल्यू वैल्यू तो सेम ही है, कैंसिल हो गई, प्रूफ हो गया। टीएफ रिवर्सिबल इज लेस देन व्हाट? टीएफ इरिवर्सिबल। इफ यू डू विद कंप्रेशन इट विल बी सेम। ये एक टफ क्वेश्चन है, जो कोई बाद में डिस्कस करेंगे, फॉलो इट। एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड स्लॉट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्लॉट मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का राइट सेंटेंस हम लोग बाद में लिखेंगे भी। A process which occurs on its own without the help of any external agent is known as spontaneous process. Entropy क्या होती है? Measure of randomness. Spontaneity of a process, spelling थोड़ी गलत है, चेक कर लीजिएगा, cannot be explained by using the condition system only except at constant pressure and temperature. अगर हम चाहते हैं किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी और कि वो होगा कि नहीं होगा, तो सिस्टम से काम नहीं चलेगा, मुझे सराउंडिंग का भी डेटा लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर हो, सिस्टम से भी काम चल जाएगा। First law of thermodynamics is insufficient to explain the spontaneity of a process. Therefore, entropy and second law of thermodynamics are introduced to explain the spontaneity and extent of completion of a process. Heat engine, तो एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट वी कैन डू दैट। तो आप इतना स्पेस छोड़ेंगे, इन लिखेंगे। हीट इंजन, इसको समझते हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, यही आपका इंजन है। इंजन वाला सिस्टम हो गया, सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, एक सोर्स से हीट ले रहा है, ये हीट रिजर्वॉयर है। मान लीजिए टेम्परेचर T2 है, ये T1 टेम्परेचर है, एंड T2 इज व्हाट मोर देन T1, तो सोर्स का टेम्परेचर T2 है। इंजन को आपने हीट दिया, इंजन को हीट दिया, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, एनीथिंग ऑन द सिस्टम इज व्हाट? पॉजिटिव। तो Q2 का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। इंजन ने आउट ऑफ Q2 इट डिड सम वर्क और Q1 लॉस हो गया, मतलब बाहर निकल गया Q1। अगर Q1 बाहर निकल गया तो Q1 की साइन क्या होगी? नेगेटिव। तो Q2 दिया आपको मैंने, मतलब 100 रुपए दिए मैंने आपको, आपने उस पर 90 रुपीज यूज किए, 10 वेस्ट कर दिया। 10 का आपका हिसाब नहीं है, आपको आइडिया नहीं, तो आपकी एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी क्या हो गई? 90/100 हो गई। सेम लॉजिक यहाँ पे, W क्या है? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिलीज्ड, दैट शुड बी W। हमने मैग्नीट्यूड लिया, अगर बिना मैग्नीट्यूड के लूं तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा, बिकॉज Q2 का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और Q1 का साइन क्या होता है? नेगेटिव। W विल बी पॉजिटिव, बिकॉज Q2 की मैग्नीट्यूड क्या होगी? Q1 से ज्यादा। जो आपको हीट देंगे उसी में से यूटिलाइज करोगे ना, बाहर से तो हीट मिल नहीं रही। एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होती है? वर्क आउटपुट अपॉन Q इनपुट या हीट इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन Q इनपुट। तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 लिख देंगे उसी को, अपॉन Q2, Q2 तो पॉजिटिव ही है, 1 प्लस Q1 अपॉन Q2। Q1 क्या था? नेगेटिव, Q1 नेगेटिव था, इट शुड बी लेस देन व्हाट? 1। Q1 अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेस देन 1। तो 1 माइनस लेस देन 1 विल बी आल्सो लेस देन 1। सिंपल। यहाँ तो क्लियर है राजेश? यस सर। ये अगले दिन क्लास रहती है बेटा, उसी का कंटिन्यूएशन है, तो रिवाइज करके आना चाहिए ना बेटा। लिखिए इसको।
यहाँ तक डन? यस सर। ये इंजन का कौन से इंजन का फॉर्मूला हुआ? सभी इंजन का फॉर्मूला हो गया, किसी भी इंजन का। हीट इंजन ऑलवेज वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन हमेशा किसमें काम करता है? साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। और साइक्लिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा यू क्या होगी? कोई डाउट है इसमें? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या? इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, तो डेल्टा यू इक्वल टू 0। वो डेल्टा यू 0 तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2। ये दोनों सेंटेंस पढ़िएगा। नाउ इंट्रोडक्शन टू एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन बाय यूजिंग कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल पढ़ा है आपने फिजिक्स में? यस सर। तो कार्नोट साइकिल से हम लोग एंट्रोपी का डेफिनेशन प्रूफ करते हैं। ये पूरी सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, कुछ है नहीं, आपको कार्नोट साइकिल से रिलेटेड ही है। मैं इसको समझाऊंगा, पहले एंट्रोपी वाली पार्ट खत्म कर लेते हैं। कार्नोट साइकिल इज मेड ऑफ 4 रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो एबी एक्सपेंशन है, बीसी एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। It's operated on a reversible cyclic process. So Carnot cycle is based on what? Reversible cyclic process. C से D क्या हो गया? Compression, isothermal. D से A से क्या हो गया? Compression, adiabatic. तो इन सभी के वर्क डन लिखे हुए हैं, Q लिखे हुए हैं, नेट वर्क डन निकाला है। तो नेट वर्क डन क्या होगा बताइए? WAB होगा, WBC होगा, WCD होगा, WDA होगा, है कि नहीं? नेट वर्क डन यही होगा ना, पाथ फंक्शन है। पर आप देखो, एक बार गौर करो, डब्ल्यू ए भी क्या लिखा उन्होंने? माइनस एन आर टी टू एल एन बी बी अपॉन पी ए। और टी टू किसका टेम्परेचर है? ए का टेम्परेचर टी टू है। ए बी प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। बी का टेम्परेचर भी क्या है? टी टू। बी से सी गया तो क्या हो गया? एक्सपेंशन हुआ। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर कम हो जाएगी, तो टी टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन टी वन। इन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो डेफिनेटली डी से ए कॉम्प्रेशन है, एडियाबैटिक है, तो T1 से T2 कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। एनी डाउट यहाँ तक? बोलिए। सर तो हमने क्या किया? ए बी का निकाला। ए बी आइसोथर्मल था, जो आपने फॉर्मूला बोला, माइनस एन आर टी टू एल एन बी बी अपॉन बी। एक्सपेंशन साइन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्यू ए बी, वो आपको पता है कि ए बी क्या है? ए बी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होती है? 0। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में अगर 0 पुट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब बताया हुआ है, क्यू इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू। एक्सपेंशन है, वर्क डन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्यू क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो ऊपर निकाला है उसी का पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्यू अगर पॉजिटिव हो गया, सप्लाइड हो गई, तो ये हीट इनपुट हो गई। बीसी में वर्क डन क्या होगा? एनसीबी डेल्टा टी। सीडी में फिर से वही माइनस एन आर टी वन एल एन बी डी एफ, सी और डी का टेम्परेचर क्या है? T1 है। वर्क डन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, बिकॉज कॉम्प्रेशन है। क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, हीट रिड्यूस। तो ये हीट इनपुट नहीं है, ये वेस्टेड हीट हो गया। डीए में एनसीबी T2 माइनस T1, क्यू 0 बिकॉज बीसी कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो डी क्यू 0, तो क्यू भी क्या? 0। वर्क डन निकालो, क्यू 0 हो गया। अगर सारे वर्क डन को ऐड करेंगे, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी, तो डब्ल्यू बी सी और डब्ल्यू डी तो कैंसिल हो जाएगी। अब चेक करिए, T1 माइनस T2, यहाँ पे T2 माइनस T1 ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा।
है ना, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। एनी डाउट बताइए। तो सिर्फ क्या बचेगा, डब्ल्यू ए बी बचेगा, डब्ल्यू सी डी बचेगा। ये तो वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ जो हमने निकाला। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम का। पर हमें वर्क आउटपुट चाहिए, तो अगर वर्क आउटपुट चाहिए, जो डब्ल्यू नेट है, वर्क आउटपुट विल बी व्हाट, माइनस डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू क्या होती है, ऑन सिस्टम, माइनस डब्ल्यू क्या होती है, बाय सिस्टम। तो डब्ल्यू नेट क्या था, ऑन सिस्टम, तो बाय सिस्टम क्या होगा, माइनस डब्ल्यू नेट। लिखा हमने सारे इक्वेशन। और क्यू इनपुट सिर्फ किसमें मिला, बीसी और डीए में तो क्यू इनपुट मिला ही नहीं। बीसी और डीए में कोई इनपुट नहीं मिला। सीडी में क्या मिला, हीट रिलीज, इनपुट नहीं मिला। इनपुट सिर्फ एक ही मिला ना, हीट सिर्फ एक ही में मिला। किसमें हीट मिला, एबी में। एनी डाउट। नो सर। अब एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क आउटपुट अपॉन क्यू इनपुट। तो 1 प्लस, बेसिकली करना क्या होगा, वर्क आउटपुट क्या था, ये वाली क्यू इनपुट पुट करेंगे। तो आप देखो, एनआर टी टू एल एन बीबी अपॉन बी, अपॉन भी वही होगा तो 1 आ जाएगा। एनआर टी वन एल एन बीडी अपॉन बीसी अपॉन एनआर टी टू एल एन बीबी अपॉन बी ए। एनआर कैंसिल तो टी वन अपॉन टी टू। बट आपको पता है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, दैट इज इन दिस केस टी वन अपॉन टी टू। बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, -1। हाँ बोलो सर, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, -1। -1। कुड यू प्लीज प्लीज प्रूव ये -1 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा माइनस, थिंक एन आंसर। ग्राफ क्लियर है, पहले ये वाली ग्राफ आपने ये फेस पे भी ग्राफ बनाई होगी ना। हाँ सर, बनाई थी। तो ये ग्राफ आपके सामने है। You have to prove what the expression in the bracket should be equal to -1। ये प्रूफ करनी है। ट्राई टू थिंक, प्रूफ करने की कोशिश करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी क्या है, आइसोथर्मल, बी सी क्या है, थर्मल। एडियाबैटिक, सी डी क्या है, आइसोथर्मल, डी ए क्या है, आइसोथर्मल, और सभी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस।
आया राजेश? हेलो, आया? हेलो, नो सर। देखिए कोई बात नहीं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये आपका एडियाबैटिक था। यहाँ पे T2 टेम्परेचर था, तो यहाँ भी क्या था T2, यहाँ पे क्या था T1, यहाँ पे क्या था T1, यहाँ पे क्या था फिर से T2। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो मैं क्या लगा सकता हूँ बेटा फॉर्मूला, बी से सी एडियाबैटिक है, तो बी से सी एडियाबैटिक है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सभी रिवर्सिबल है बेटा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में फॉर्मूला क्या होती है, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होती है। ये प्रूव किया था मैंने। इफ हाँ आई सर। अप्लाई बीसी के लिए, बी टू सी के लिए अप्लाई करूं, कैन वी से दैट T2 जो बी पे है, VB गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 VC गामा माइनस 1। D2A, D क्या है T1 VD gamma minus 1 should be equal to T2 VA gamma minus 1. We can also write the other way, T2 ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट ऐसे उल्टा कर लिया, ये 1 है ये 2 है, दोनों को डिवाइड कर दो तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन लिखा है, कोई मेहनत नहीं है। तो क्या होगा T2 अपॉन T2 कैंसिल हो जाएगा। हेलो, हाँ ये आएगा ना V अपॉन VD गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 हटा दें, VB अपॉन VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन VA कैसे, हाँ सॉरी, VB अपॉन VA VC अपॉन VD, ये आ गया। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। दिस कैन बी रिटन एज VD अपॉन दिस, दोनों तरफ ln ले लें, ln VB अपॉन VA should be equal to minus ln VD upon VC. From this, ln VD upon VC upon ln VB upon VA क्या आएगा? माइनस 1। प्लीज राइट, तो लिखो apply the formula T raised to gamma minus 1 on the adiabatic process. बहुत सिंपल सा डेरिवेशन।
डन डालिए, आगे बढ़े। हाँ सर। मैंने आपको प्रूव किया, तो क्या फॉर्मूला निकल गया, 1 माइनस क्या हो गया, T1 अपॉन T2। नाउ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। अब ये जो ईटा ईटा एफिशिएंसी है 1 माइनस T1 अपॉन T2 किसके लिए, कार्नोट के लिए, और ईटा इक्वल टू 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 फॉर एवरी इंजन, है ना। ये फॉर कार्नोट इंजन, एनी डाउट। नो सर। तो एक फॉर्मूला सिर्फ कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी के लिए, एक फॉर्मूला सबके लिए। अगर मैं उन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए वैलिड है, बोलिए। हेलो, बोलिए। सबके लिए। कैसे, ये सबके लिए वैलिड, ये कार्नोट के लिए वैलिड। अब इन दोनों को इक्वेट किया तो किसके लिए वैलिड, सिर्फ कार्नोट के लिए ना। हाँ एक इक्वेशन सबके लिए वैलिड, दूसरा इक्वेशन सिर्फ एक के लिए वैलिड, दोनों को इक्वेट किया तो फिर उसी के लिए वैलिड होगा ना, फिर सबके लिए कैसे वैलिड होगा, हाँ सर। ये किसके लिए वैलिड हुआ फिर, कार्नोट के लिए। कार्नोट के लिए वैलिड। उसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस T1 अपॉन Q इक्वल टू T2 अपॉन Q2 आया, Q2 अपॉन T2 इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली मैंने क्या लिखा, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2, और जीरो जीरो टर्म ऐड किया। देखो ये पार्ट समझने वाली बात है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायरेक्टली रिजल्ट पे जाएंगे। एक और लिख लेते हैं, Q2 अपॉन T2 प्लस 0, Q1 अपॉन T1 प्लस 0, 10। ये ए बी प्रोसेस के लिए, ये बी सी प्रोसेस के लिए, ये सी डी प्रोसेस के लिए, ये ए डी ए प्रोसेस के लिए। क्या क्यों जीरो है मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। तो जीरो आया, अच्छा डी क्यू की वैल्यू क्या होगी बीसी में, जीरो या कुछ और, बीसी में, बीसी कैसा प्रोसेस, डायबिटिक। गलत, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, डी क्यू क्या होगा, जीरो ही होगा ना। हाँ सर। अब अपॉन जीरो अपॉन टी करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो। उसके इंटीग्रेशन करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो। जीरो। कौन से प्रोसेस के लिए, बीसी। उसी तरह डी टू ए क्या है बताइए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो डी क्यू फिर से क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे डी क्यू अपॉन टी क्या है, जीरो। जीरो। अब आते हैं ए बी प्रोसेस पे। अब ए बी में टी कांस्टेंट है,
पर क्यू तो जीरो नहीं होगा ना, डेल्टा यू जीरो है। कैन आई से दैट डी क्यू अपॉन टी का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होने वाला, नहीं। और टी कांस्टेंट है तो टी को बाहर निकाल सकता हूँ, यस सर। और डी क्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो ए से बीच के बीच में क्यू क्या था, क्यू टू। एनी डाउट? नो सर। ए से बी के बीच में टी इज अ कांस्टेंट, टी इज व्हाट, टी टू ओनली, टी टू को बाहर निकाल देंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू टू, बिकॉज क्यू टू इज अ नेट हीट चेंज। सिमिलरली सी डी के लिए डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा, क्यू वन अपॉन टी वन। एनी डाउट? नो सर। व्हाट इज क्यू टू अपॉन टी टू? डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ए बी, है ना? यस सर। फिर जीरो बी से सी, फिर सी से डी, बस इस पूरे प्रोसेस को लिख सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया ना, हाँ। और डी क्यू अपॉन टी हो गया इक्वल टू व्हाट, जीरो। जीरो। एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। नाउ वी नो दैट फॉर अ फंक्शन फाई, अगर इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू जीरो होता है तो फाई स्टेट फंक्शन होती है। नाउ वेयर, यहाँ पे डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू, अगर मैं डी क्यू अपॉन टी को हमने क्या मान लिया, बोलो, डी क्यू अपॉन टी को क्या मान लिया, डीएस मान लिया, और डी क्यू अपॉन टी का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, जीरो, तो डीएस का भी साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा, जीरो। तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इक्वल टू डीएस माना, और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस अगर जीरो आ गया तो एस क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गई ना। यस बोलिए, तो डीएस का डेफिनेशन भी क्रिएट किया हमने, फॉर्मूला भी क्रिएट किया, तो डीएस का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा एस आएगा, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल क्यों बोल रहा हूँ, क्यों रिवर्सिबल पाथ को ही फॉलो करके आप निकाल पाओगे आसानी से, अदरवाइज दूसरे पाथ से निकालना पॉसिबल नहीं है, भले ही एस स्टेट फंक्शन है। अब रिकॉल करना, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमने किस प्रोसेस में निकाला था, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमने किस प्रोसेस में निकाला था, ये नहीं बता पाया आपने, गलत गलत बात है। ब्राह्मणी, आर यू देयर? यस सर। बताओ, डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने किस प्रोसेस में निकाला था, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू? तेरी आवाज नहीं आ रही राजेश, आ रही है सर। तू बोल क्यों रही है? अगर आप डेल्टा यू का फॉर्मूला बताने में टाइम दे रहे हैं, इट्स अ वेरी बैड थिंग। हेलो सर। हाँ बोलो। डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी। तो एनसीवी डेल्टा टी हमने कहाँ निकाला था, किस प्रोसेस में? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में कभी नहीं निकाला था। किस प्रोसेस में हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला जनरेट किया था, एनी अदर? बेटा आप लोग नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं घर पे नोट्स को, क्या पढ़ाएंगे हम? तो व्हाट शुड आई टीच इफ यू डोंट रिवाइज द नोट्स एटलीस्ट? फॉलोइंग कुछ नहीं है, ऐसे नोट्स को पढ़ना है, कंटेंट पे कंटेंट खत्म होती जा रही है। आप कैसे, आप अभी तक मैच्योर नहीं हो पाए, मुझे समझ में ये नहीं आया 2 साल में।
ये पढ़ाने के बाद जो चीज अब दी गई है उसको घर पे पढ़ना है। नहीं पढ़ते, पढ़ते ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? पढ़ना पड़ेगा ना, नोट्स मिला है, डिस्कशन हुई है, उसको पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े ही याद हो जाएगा चीजें। हम पढ़ाने के पहले रेफर करते हैं, एक बार देखते हैं, सोचते हैं पहले क्या क्या बोलना है आज क्लास में। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू को क्या लिखा था हमने, क्यू वी, वर्क डन 0 था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, क्यू वी के इक्वल हो गया। अब बाय फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, वी रिप्लेस द मोलर हीट कैपेसिटी विद सीवी। सीवी को क्या बोल दिया हमने, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी हो गया। इस सीवी से हमने क्यूवी निकाला, बिकॉज क्यू को हमने रिप्लेस किया था क्यूवी से, तो क्यूवी का फॉर्मूला एन से डेल्टा टी, डेल्टा यू, यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्यूवी, change in internal energy is always equal to change in, yeah, heat change at constant volume is always equal to change in internal energy. तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी हमेशा वैलिड है, पर क्यू वी का फॉर्मूला फॉर फिक्स सिस्टम क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, और क्यू वी एन सी वी डेल्टा टी है, और डेल्टा यू क्यू वी है, और क्यू वी एन सी वी डेल्टा टी है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, सर्कल किया हुआ चीजें, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में जनरेट किया था। दो पॉइंट के बीच में हम किसी भी पाथ से जाएंगे तो डेल्टा यू क्या आएगी, सेम, पर निकालना इसी कब हो रहा है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो जो हीट सप्लाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हीट चेंज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। सिमिलरली आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने डिफाइन किया था डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, फॉर्मूला जनरेट किया था। आप चाहते हैं कि स्पीड हमारी वही रहे, कुछ भी चेंजेस ना हो, आप पढ़ाते रहिए सर, हम रिवाइज नहीं करें। बराबर, तुमने भी रिवाइज नहीं किया था नोट्स? सर किया था। कैसे ऐसा तुमसे गलती फिर कैसे हो सकती है, तुम रिवाइज करोगे? हो ही नहीं सकता गलती। सर मुझे लगा कि किसमें यूज करते हैं तो। क्या बेटा? सर मैंने अच्छे से नहीं सुना आपने जो बोला अभी, उसके लिए। तो आपने गलत बताया ना। हाँ सर। मैंने पूछा किस प्रोसेस में हमने प्रूव किया था डेल्टा इक्वल टू एन से डेल्टा टी लाया था, और जो हम हर प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आपने एडियाबेटिक बोला है। मुझे लगा कि किसमें यूज भी करते हैं, उसके लिए मैंने रिवर्सेबल एडियाबेटिक। और आपने पढ़ा है ना अच्छे से? हाँ सर पढ़ा है बस मैंने। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे कम से कम इतना तो बिलीव है, उसको तोड़िए मत। ठीक है, अगर टी कांस्टेंट कर दूं तो टी को बाहर निकाल लूंगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू। अगर टी कांस्टेंट है तो टी बाहर निकल जाएगा, तो क्यू का, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू रिवर्सल अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला गिवन इन द टेक्स्ट बुक। हमने आपको एंट्रोपी आया कहाँ से, कार्नोट साइकिल से आया, कैसे लाया दिखाया मैंने आपको। फिर डी क्यू अपॉन टी को डीएस अज्यूम किया, डिफाइन किया हमने डी क्यू अपॉन टी को, डी क्यू अपॉन टी नहीं, डी क्यू रिवर्सल अपॉन टी को, बिकॉज पूरा प्रोसेस क्या था, रिवर्सिबल था। कार्नोट साइकिल का हर एक स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल से ही आया। मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में, अब स्टेट फंक्शन है, स्टेट अगर फंक्शन है, किसी भी पाथ से जाऊं तो डिफरेंस ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होगी, सेम ही होगी, तो डेल्टा सेम रहेगा। पर निकालना इसी कब हो रहा है, जब पाथ हमारा क्या हो, रिवर्सिबल हो। 1 से 2 पे जाना है, बहुत सारे पाथ है, डेल्टा यू क्या होगा, सेम, पर निकालना इसी कब होगा, जब आइसोकोरिक हो, बिकॉज आइसोकोरिक में जो हीट चेंज है वही क्या है, डेल्टा यू के बराबर। सिमिलरली फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। यहाँ तक रखते हैं राजेश, यहाँ तक, कोई मतलब नहीं आगे बढ़ाते, यहाँ तक रखते हैं। राजेश क्लियर है यहाँ तक?
हेलो नमन, हाँ नमन तुमने पढ़ा था, रिवाइज किया था? सर नहीं। क्या करूं बेटा बताओ, कैसे मेरे पढ़ाने से? तुम देखो तुमने क्या पूछा, सर वो लोग जो केपीआई दिए वो अटेंड कर सकते हैं, नहीं नहीं दे रहे वो अटेंड कर सकते हैं। किस बेसिस पे अटेंड कीजिएगा जो आपका करंट टॉपिक ही पढ़ा हुआ नहीं है? हम केपीआई वाले से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कम से कम तो पढ़े, तो राजेश भी नहीं पढ़ा। तुरंत नया चैप्टर ओपन कर दूं, क्या फायदा उसका होगा? कोई फायदा नहीं। गिव सफिशिएंट टाइम, एनफ टाइम टू रीड ऑल द नोट्स जो डिस्कस हुआ है, मौका मिलता है पढ़िए उसको। कल प्लीज 35 तक पढ़ के आइएगा सब लोग, सुन रहे हैं? यस सर। मतलब अच्छे से पढ़िएगा, जहां जहां डाउट है प्लीज पूछिए। आप नहीं पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? हम कैसे जानेंगे किसको क्या क्या डाउट हो रही है? क्लास में सब समझ में आता है, ऑनलाइन में ये सब दिक्कत है। फिर भी आपके सफिशिएंट टाइम है, कोर्स खत्म होगी, पूछते रहना, हमेशा पूछते रहना। तो 36 से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कहां तक कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है सब लोग? यस सर। प्लीज गो थ्रू द नोट्स ओनली, कुछ नहीं, नोट्स के एग्जांपल, डेरिवेशन, ग्राफ, फॉर्मूले, इससे ज्यादा मेडिकल या जेई लेवल पे भी थर्मोडायनामिक्स कुछ नहीं पूछते। इतना काफी है, क्लास में इतना पढ़ा। एडवांस में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस और नीट में तो कुछ पूछते भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मंडे को आप कितने बजे बोले? 7:30 to 9। 7:30 to 9। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ रिवाइज करके आना है पहले की कुछ तरह? नहीं, कभी मैंने बोला बोला है पढ़ने के लिए कोई टॉपिक? नहीं। आज तक जो कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप पढ़ना चाहें तो आप एक चीज पढ़ सकते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, अल्केन चैप्टर में। ओके सर। उसकी जो मैकेनिज्म थी, कैथोड पे एनोड पे क्या होता है, वो पढ़ के रख सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आयंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हैं। ये 3-4 चैप्टर कॉम्बिनेशन है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। मुश्किल बनता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2-3 कॉन्सेप्ट। चलो राजेश, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। प्लीज पढ़ना राजेश 35 तक। मनाली आर यू देयर? मनाली है?